Hello and welcome to our program. Please join me in welcoming on our show today Sri Deepak Kumar, who is the Director General of ESIC and is credited with spearheading the second generation reforms in the organization. Deepak ji, welcome to the program. Thank you. Employees State Insurance Corporation, I think it's the flagship program of the Ministry of Labour and Welfare for employees and workers in the country. इसका primary mandate क्या है? देखिए, this ESIC was created by an act of parliament in 1948. जो mandate, this was the first social security organization of India, of independent India, and the mandate was twofold. One was to provide insurance cover in the forms of cash benefit to the employees, and secondly the health cover to the insured persons. And these cash benefits included number of items. So this was the mandate. And it was to cover which region or which area? ESIC के एक्ट में ही ये प्रोविजन है कि ये this applies to those units, establishments which are having more than 10 workers, and those establishments which are working in the notified area. We notify the area that this is for ESIC. ESIC will be covered in this area, and in those areas the factories having more than 10 are covered. So primarily organized sector में है. Is for organized sector. Organized sector. तो इसमें currently कितने लोग covered हैं? Till last year is 2 crores, approximately 2 crores of insured persons were there. Before we come to second generation reforms, ESI का जो mandate है, इसका scope, it can go way beyond 2 crores, जा सकता है? Till last year, 2015 तक, you can imagine कि 48 में create हुआ है, कितने साल बीत गए, हम लोग सिर्फ 2 करोड़ ही आईपी को कवर कर रहे थे पूरे कंट्री में, और वो भी बिल्कुल आप जब देखेंगे कि जो कवरेज था हमारा लिमिटेड एरिया में था, एक डिस्ट्रिक्ट भी कवर नहीं था हमारा जी। अगर हम 393 डिस्ट्रिक्ट में उसमें हमारा प्रेजेंस था तो प्रेजेंस भी बिल्कुल छोटे छोटे एरिया में था। एक डिस्ट्रिक्ट में कोई इंडस्ट्रियल स्टेट है तो वहाँ कवरेज था हमारा, छोटा सा टाउन है वहाँ कवर्ड है, नॉट इवन इंटायर डिस्ट्रिक्ट्स। तो हम लोगों के मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में टिल द लास्ट ईयर बिफोर द लॉन्च ऑफ दिस सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म एजेंडा समहाउ मतलब वी विल टेल यू कि एक कंजर्वेटिव अप्रोच था हमारा कि हम एक्सपैंड करेंगे तो हम वी हैव टू क्रिएट फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, और हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट करना होगा तो उसके लिए फिर हमको चाहिए कि आईपी भी चाहिए, नंबर ऑफ आईपी चाहिए। तो बिल्कुल एक चिकन एंड स्टोरी वाली बात थी कि पहले हम हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, या पहले हम एरिया को एक्सपैंड करें। और इसी बिल्कुल इसी क्वांड्रीज को कहते हैं कि इसी चीज़ में इसी में हम लोग फंसे रह गए और बिल्कुल एक्सपेंशन नहीं हुआ, अब बिल्कुल स्लो एक्सपेंशन हुआ है। तो इसलिए लास्ट ईयर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म एजेंडा लॉन्च किया इसको लास्ट ईयर जुलाई में जी। और इसका मैंडेट अल्टीमेटली हम लोगों को पैन इंडिया कवर करना है ESIC को, दैट्स द अल्टीमेट मैंडेट। इसके 4-5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मैं बता सकता हूँ इसको जी बिल्कुल। मगर ये पूरे कंट्री में बाय 2017 अप्रैल पूरे कंट्री में ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज टू बी कवर्ड, दैट्स द मैंडेट। सो इसका और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर तक सीमित रहेगा कि आप लोग आगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जाएंगे? नहीं, इसके 2 पार्ट में बताता हूँ। एक तो पहले हम लोगों ने जो ESIC 2.0 का फेजिंग किया है मैं बताता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा सिचुएशन को जी। 393 डिस्ट्रिक्ट्स में पॉकेट्स में हमारा प्रेजेंस था। तो फर्स्ट डिसीजन था कि बाय दिस 2016 जो अभी अप्रैल ख़त्म हुआ है, अप्रैल तक 393 डिस्ट्रिक्ट इंटायर कवर करना है, दैट द फर्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन। एंड सेकेंड फेज ऑफ एक्सपेंशन इज इन द रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। बाय सितंबर, कमिंग सितंबर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुँचेंगे और बाय द नेक्स्ट ईयर 2017 अप्रैल पूरे कंट्री में पहुँचेंगे। तो दिस इज एज फार एज द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज कंसर्न, एंड 10+ जो यूनिट्स है वो कवर्ड होंगे पूरे कंट्री में, जितने 10+ यूनिट्स हैं सारे कवर्ड हो जाएंगे इसमें। मगर दूसरा जो एस्पेक्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का जी, ESIC 2.0 में वो भी एक टारगेट रखा गया है कि वी हैव टू स्लोली एक्सपैंड टुवर्ड कवरिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑल्सो। और उसमें हम लोगों ने रखा है कि पहले सिर्फ हेल्थ बेनिफिट से स्टार्ट करेंगे। हमारा एक्ट भी यही मैंडेट करता है कि अभी हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगे तो हम कैश बेनिफिट्स नहीं देंगे उनको, क्योंकि फिर उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मुझे। तो पहले हम उसको हेल्थ बेनिफिट से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे हॉस्पिटल में, हमारे डिस्पेंसरी में जो भी फैसिलिटीज़ हैं पहले वो भी हम ओपन करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, क्योंकि एग्जिस्टिंग तो है इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग है बिल्कुल। ओके राइट। और इसमें जो आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं? अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं। ओके बिल्कुल। जो 2.0 में वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एजेंडा वाज
to expand. The second part of the agenda was how to upgrade your facilities, how to improve the functioning of the facility. और उसमें 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन थे, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन उन्होंने लिए थे उस समय. ऑनरेबल पीएम साहब ने उसको लॉन्च किया, उन्होंने उनके डायरेक्शन में सारा ये पूरा प्लान हम लोगों ने बनाया था. पहला डिसीजन हम लोगों ने लिया कि हॉस्पिटल्स में स्वच्छता अभियान होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए हमारा हॉस्पिटल्स पूरा कंप्लीट क्लीन, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए. और बिल्कुल इसकी मॉनिटरिंग स्ट्रिक्टली हर महीने हर वीक सिस्टम मॉनिटरिंग हो, एक सिस्टम बने. साथ ही एक और डिसीजन लिया कि एक ऑपरेशन इंद्रधनुष करके हम लोगों ने स्टार्ट किया कि बेडशीट एवरी डे चेंज होंगे और एवरी डे डिफरेंट कलर के होंगे, इंद्रधनुषी पैटर्न जो बोलते हैं. जी जी. तो ये डिसाइड हुआ कि संडे को वायलेट कलर से स्टार्ट करेंगे, मंडे को इंडिगो रहेगा. तो विव पैटर्न जो है उस तरह से रेनबो के कलर, रेनबो कलर. तो थर्सडे को जो बेडशीट होंगे वो येलो कलर के बेडशीट होंगे. तो 7 दिन बेडशीट चेंज करना है. दैट वाज द डिसीजन, दैट वाज द मैंडेट अंडर ईएस. और ये हो रहा है. और बिल्कुल आप हमारे किसी भी ईएसआईसी के हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर थर्सडे को आप जा रहे हैं तो आपको पीले रंग के बेडशीट्स मिलेंगे पूरे कंट्री में. किसी ट्रैक भी हो सकता है कि बेडशीट्स बदली हुई है कि नहीं. बिल्कुल. और पेशेंट्स के लिए रेडी रेकनर टाइप का चीज़ है. उनको बेडशीट चेंज हो रहा है तो दे आर हैप्पी. राइट. दूसरा हम लोगों ने डिसीजन लिया कि पेशेंट्स के हेल्थ रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन कर देंगे. उन्होंने कर दिया ऑनलाइन. अब सारे पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स ऑनलाइन है, वो कहीं भी जाकर अपना सिस्टम देख सकता है कि उसके पुराने हेल्थ रिकॉर्ड्स क्या हैं. और किसी और डॉक्टर से दिखला रहा है तो डॉक्टर भी देख सकता है कि उसका पुराना रिकॉर्ड्स क्या है. तो हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया. तीसरा हम लोगों ने कहा कि जो सीनियर सिटीजन्स हमारे हैं, जो दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए सेपरेट ओपीडी होना चाहिए. तो हम लोगों ने पूरे कंट्री में आफ्टरनून में उनके लिए ओपीडी शुरू कराया, क्योंकि उनको फिर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा. ओके. चौथा इंपॉर्टेंट आइटम हम लोगों ने किया कि जो कार्ड का सिस्टम है, जो हम लोग पंचदीप कार्ड जिसको देते हैं, आइडेंटिटी कार्ड देते हैं जी, उसको जितना सिंप्लीफाई कर सके हम लोग करें. कार्ड बनाने में सिस्टम थोड़ा सा बहुत ही टीडियस प्रोसीजर था. तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब कार्ड फ्रॉम लास्ट मंथ हम लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है कि अब अगर आधार नंबर किसी के पास में है तो उसको फिर वो ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. एम्प्लॉयर ही उसका कार्ड प्रिंट करके परमानेंट कार्ड दे सकता है इसको. क्योंकि पहले टेम्पररी कार्ड एम्प्लॉयर दे सकता था. सो दिस इज नाउ बीइंग ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस. अब बिल्कुल परमानेंट कार्ड एम्प्लॉयर दे सकता है. और वो मतलब और घर बैठे ही डाउनलोड कर सकता है. बेसिकली अब इंटरनेट की फैसिलिटी डाउनलोड. एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोगों ने लिया बिहेवियरल ट्रेनिंग का. बिल्कुल ईएसआईसी 2.0 में मैंडेट में है कि बिहेवियर इंप्रूव होना चाहिए हमारे हॉस्पिटल एम्प्लॉइज़ का, जितने हमारे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आप पब्लिक को डील कर रहे हैं. अब हॉस्पिटल में सबका एक्सपीरियंस, आपका भी एक्सपीरियंस होगा, हम लोग का भी एक्सपीरियंस है, अगर डॉक्टर और स्टाफ ठीक से बात ही कर लेता है पेशेंट से तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए. बिल्कुल. और काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है उससे. काम मतलब वो बीमार ठीक हो नहीं हो तो बहुत कुछ टेक्निकल पर है और ऊपर वाले का भी होता है. कहते हैं आधी दवा तो मगर डॉक्टर में ही रेस्ट करती है, बात करने से होता है. तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हर हॉस्पिटल्स में एक बिहेवियरल ट्रेनिंग हो और उनको बताया जाए, उनको कहा जाए कि आपको अपने घर के लोगों के लिए जैसे आप हैंडल करते हैं, कम से कम बात कीजिए उनसे अच्छी तरह से, उनको समझाइए. और मतलब आई विल नॉट बोस्ट, मगर आप हमारे हॉस्पिटल्स में इधर आप जाके देखेंगे देयर इज अ लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन दिस एस्पेक्ट. बिहेवियरल जो ट्रेनिंग हुआ है उसके बाद से लोगों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है बात करने का तरीका. अब तो हम लोगों ने ये भी सिस्टम किया है कि जितने पेशेंट्स पिछले 15 दिन में हमारे हॉस्पिटल से गए हैं, उनमें से रैंडमली 5 लोगों को एवरीडे हमारे एमएस फ़ोन करते हैं पूछने के लिए कि क्या हुआ आपका. That's really wonderful. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा था, आपको क्या कोई दिक्कत तो नहीं हुई है. तो हम लोगों ने इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया है. तो बिहेवियरल ट्रेनिंग इसका पार्ट था. और फिर हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी लाना, फैसिलिटीज़ लाने, ये सारे उसके पार्ट थे. तो ईएसआईसी 2.0 में हम लोग उसको ही, जिसको कहते हैं मूल मंत्र मान के उस पर काम कर रहे हैं और काफ़ी इंप्रूवमेंट ला रहे हैं इसको. राइट. दीपक जी, ये तो एक लेवल रहा कि हमारी फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आपने अपग्रेड किया, इवन इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड सर्विसेज इन द हॉस्पिटल. बट आपके पास एक ह्यूज टीम है जो कंप्लायंस को देखती है. तो कंप्लायंस में क्या हम चेंजेस लाए हैं कि कैसे हम इंक्रीज्ड और वॉलंटरी और हैप्पी कंप्लायंस लाएं? देखिए, एक तो इसका 2 पार्ट, इसके भी 2 पार्ट इसलिए होते हैं जी. एक तो आईटी का ज़माना है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि अब सारे रिटर्न फाइल करने ऑनलाइन है.
पहले था कि रजिस्टर मेंटेन करना होता था और रजिस्टर्स फिर देखते थे इंस्पेक्शन में। अब तो सारा ऑनलाइन उन्होंने कर दिया। कंट्रीब्यूशन सारे ऑनलाइन पेमेंट होने हैं। अब कंट्रीब्यूशन पे करने का वो चालान सिस्टम वो सब खत्म हो गया हमारे यहाँ। बिल्कुल ये पिछले 6-7 महीने में ही हुआ सारा चेंजेस। जी बिल्कुल। तो अब सारे कंट्रीब्यूशंस ऑनलाइन पे करने हैं उसको। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि अब हमारे पास सारे डाटा, जितने डाटा हैं सभी इंडस्ट्रीज़ के ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मतलब उन्होंने रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया है, कितनी आईपी हैं, सब कुछ अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने इंस्पेक्शन जो पहले होते थे एट द स्वीट विल ऑफ हमारे फील्ड ऑफिसर, वो हम लोगों ने ख़त्म किया है। हम लोगों ने कहा कि अब इंस्पेक्शंस हमारा सिस्टम जनरेट करेगा कि कितने इंस्पेक्शंस होने हैं और किस किस यूनिट का इंस्पेक्शन होना है। अब हम लोग कंप्यूटर जनरेट करता है रैंडमली और फिर उसी का इंस्पेक्शन होता है। अच्छा। पहले अगर आपका भी अनुभव होगा तो आप देखे होंगे कि पहले ये एलिगेशंस आते थे। बिल्कुल, एक इंस्पेक्टर राज जिसको टैग मिला था उसमें ESIC का भी काफ़ी रोल था। तो हम लोगों ने अब खत्म कर दिया। अब है कि सारे इंस्पेक्शंस हमारे सिस्टम में जनरेट होता है और फिर उसके बेस पर ही हमारे फील्ड ऑफिसर जाते हैं किसी यूनिट में। सो मोटो जाने का उनको राइट नहीं है, उनको बिल्कुल कहा गया है, रोका हुआ है जी। मगर दूसरा भी जो बिहेवियरल ट्रेनिंग का एक पार्ट इनके लिए भी रखा हुआ है हम लोगों ने जी। और उनको भी ये चीज़ बताया जा रहा है कि आप भी जाएं यूनिट्स में और लोगों को बताएं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये करें, लोगों की मीटिंग हम लोग करना चाह रहे हैं, मीटिंग करें, आप ऑफिस में बुलाएं एम्प्लॉयर्स को, बताएं क्या फ़ायदा है इसका। तो ये भी एक आस्पेक्ट उनके लिए भी कर रहे हैं। मगर ट्रेनिंग इंस्पेक्शंस को हम लोगों ने थोड़ा सा मैंने इसको कर्टेल नहीं हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि नंबर इंस्पेक्शन उतने ही हो रहे हैं जी। मगर इंस्पेक्शंस हम लोग कंप्यूटर से जनरेट करा के करा रहे हैं। राइट। तो अब है कि अब रैंडम है, किसी भी यूनिट का इंस्पेक्शन हो सकता है। अगर आपने कुछ पिछला कंट्रीब्यूशन ठीक नहीं दिया है या कुछ आपने गड़बड़ी की है सो कोई फेवरेटिज्म नहीं, तो कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई आपका मालाफाइडी भी नहीं हो सकता है जी। तो बोथ वेज इट्स वर्किंग। राइट। सो जब ये आप बात करते हैं एडवोकेसी की कि लोगों को बताएं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेशन से आप कोई टाई अप करते हैं जहां आपके लोग जाके बोलें कि बिकॉज यू नो कवरेज एक स्तर पे ये भी होता है कि इमीडिएटली वर्कर को उसका बेनिफिट नहीं दिखता, उसको तो लगता है कि एम्प्लॉयर का पैसा कट रहा है, थोड़ा सा वर्कर का कंट्रीब्यूशन तो मार्जिनल होता है एंड कभी कभी एम्प्लॉयर भी बेनिफिट नहीं देखता। यू से ये कौन सा हेल्थ बेनिफिट विच इज़ द ESIC टू से कि भाई इतने बेनिफिट्स हैं, यू आर सो सेफ। अगर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ESI में कवर कर दिया है तो वो एम्प्लॉयर की 80% ऑफ हेडेक्स तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। इट्स सच अ ब्रिलियंट स्कीम। सो हाउ डू यू गेट एम्प्लॉयर बाय इन थ्रू द सेम पीपल जिनको ना एम्प्लॉयर अवॉइड करता था, विच इज़ यू नो योर पीपल ऑन द फील्ड एंड योर इंस्पेक्टर्स, ऐसे कुछ है? नहीं, हम लोग कोशिश, एक तो जो पब्लिक रिलेशन जो मीडिया हमारा सिस्टम है उसके थ्रू भी हम लोग कर रहे हैं इसके लिए जी। बेसिकली एम्प्लॉयज़ को भी बताना है कि ये बेनिफिट्स हैं, आप डिमांड करें एम्प्लॉयर से। तो हम लोग इस लाइन पर भी काम कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को जितने काम करें उनको बताया जाए कि आपको बेनिफिट्स कितने हैं। जितने कैश बेनिफिट्स मिल रहे हैं ये किसी भी सिस्टम में नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस सिस्टम में आपको, कि अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको उस पीरियड का वेज कंपनसेट कर रहे हैं, डिसेबल हो गए हैं तो उस पीरियड का आपको वेज कंपनसेट कर रहे हैं, डिपेंडेंट्स का बेनिफिट दे रहे हैं, मैटरनिटी बेनिफिट दे रहे हैं। इतने कैश बेनिफिट्स हैं और हेल्थ में नॉट ओनली द इंश्योर्ड पर्सन, उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को हम लोग कवर करते हैं और कवर भी प्राइमरी फैसिलिटी, सेकेंडरी फैसिलिटी तो देते ही हैं, टर्सरी टू एनी लेवल। मतलब हमारे सारे टाई अप हैं। अगर वैसे तो हम लोगों ने एक सीलिंग रखा है 10 लाख के बियॉन्ड करने पर फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ता है, मगर एनी लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, अगर उनको लीवर ट्रांसप्लांट भी करना होगा अनफॉर्चुनेटली तो विल बियर द कॉस्ट। तो ये कैशलेस फैसिलिटी है? बिल्कुल कैशलेस फैसिलिटी है। तो इस लेवल की फैसिलिटी किसी भी सिस्टम में नहीं है कंट्री में, और बाहर हो सकता हो मगर इस कंट्री में किसी भी प्राइवेट जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं इस तरह का नहीं दे सकते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को यह बताना कि ये इतने फ़ायदे की बात है, ये हम लोग चाह रहे हैं करना और PR के थ्रू कर रहे हैं, मगर एम्प्लॉयर्स को भी जानना चाहिए कि उनके लिए क्या बेनिफिट है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है जी। अगर ESIC में अगर आप नहीं कवर्ड हैं तो आप वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में कवर्ड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाते हैं। और उसमें क्या है कि कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इंजरी हुई तो कंपनसेशन देना पड़ेगा आपको एम्प्लॉयज़ को। इसमें अगर आप ESIC में कवर्ड हैं तो अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की इंजरी होती है तो वह ESIC का मैंडेट है। ESIC वेज कंपनसेट करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, जो करना ESIC करेगा, एम्प्लॉयर का हेडेक खत्म है। तो इस दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है और इसलिए हम लोग जो आप बता रहे हैं हम लोग भी चाह रहे हैं इस चीज़ को हम लोग करना भी शुरू किया है कि इस तरह का कॉन्फ्रेंसेस हो, सेमिनार हो, उनके फैसिलिटी में लोग जाके बताएं कि क्या फिर आपके इससे फ़ायदा क्या है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस पर। दीपक जी, सबसे कठिन काम ऑर्गेनाइजेशंस में माना जाता है कि प्रोसेस ले आते हैं, सिस्टम ले आते हैं, फंडिंग ले आते हैं,
पर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उस संस्था में, उनका एटीट्यूड और बिहेवियर कैसे चेंज करें टू कोप विद द न्यू चेंजेस, आपने ये कैसे किया? देखिए, एक तो बाय नेचर इनर्शिया होती है सिस्टम में, और इस इनर्शिया को तोड़ना है। तो आप कैसे तोड़ेंगे कि एक तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस आप बढ़ाएं, लोगों को लगे कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिससे इतना फ़ायदा है, तो हमको और अच्छा काम करना चाहिए और बेनिफिट पहुंचाना चाहिए लोगों को। तो हम लोगों ने उस पर काम करना पहले शुरू किया। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पूरे कंट्री में फैलना है, पूरे कंट्री में एक्सपेंड करना है और सारी फैसिलिटी को इम्प्रूव करना है। तो एक एस्पेक्ट वो था जिस पर काम, प्राइड इन देयर वर्क। हाँ, टू टेक प्राइड इन देयर वर्क। नाइस। तो इस वजह से हम लोगों ने अब जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में डायलिसिस फैसिलिटीज़ कहा कि सभी हॉस्पिटल में लगेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यूज़ किया और लगाना शुरू किया। अभी बहुत जगह डायलिसिस फैसिलिटी लग गए हमारे पास में। अभी तक या टिल लास्ट ईयर और लास्ट से पहले तक डायलिसिस केसेस आते थे तो रेफ़र करते थे, हम बाहर जाता था, या तो हम डायलिसिस नहीं करा पाते थे, ट्रीटमेंट ही नहीं होता था, हमारे फैसिलिटी नहीं थी, या हम बाहर रेफ़र करते थे। जैसे ही आपके सिस्टम में डायलिसिस आ गया, आपके हॉस्पिटल का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, लोग लाइन लगाए हुए हैं, आ रहे हैं डायलिसिस के लिए आ रहे हैं, और आपके सिस्टम आप यू आर टेकिंग प्राइड कि हमारे हॉस्पिटल में डायलिसिस फैसिलिटी आ गई है। तो हम लोगों ने उस तरह से बहुत सारी फैसिलिटी को ऐड करना शुरू किया कि अब फिजियोथेरेपी बहुत छोटी सी यूनिट होती है किसी हॉस्पिटल के लिए, मगर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हर हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी का यूनिट होगा। बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, मगर हर जगह हमारा आना शुरू हो गया है। तो हॉस्पिटल जैसे ही इम्प्रूव करेगा तो आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छे सिस्टम में काम किया, इसको और इम्प्रूव करना चाहिए हम लोगों को। और जब फीडबैक पॉजिटिव आना शुरू होता है ना, तो फिर इंकरेजमेंट मिलता है कि तो मगर दूसरा एस्पेक्ट था कि एम्प्लॉइज़ के जो हमारे काम कर रहे हैं उनको यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो। उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको सॉल्व करना है। अब उनके जो स्पेसिफिक इशू में बताता हूँ जो हमारे सामने आए, हम लोगों ने सॉल्व भी किया उसको। एक प्रमोशंस बहुत दिनों से पेंडिंग था उनका। अब अगर आप एम्प्लॉइज़ को टाइम पर प्रमोशंस नहीं देंगे तो आप यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि आप उनका काम होगा। नो मोटिवेशन। तो हम लोगों ने बिल्कुल ड्राइव चलाकर ईच एंड एवरी कार्डर में, एवरी लेवल पर प्रमोशंस दिया। पिछले एक साल में मतलब मेजॉरिटी 99% हम कहेंगे, क्लेम करेंगे कि 99% जो हमारे पोस्ट थे उस पर प्रमोशन उन्होंने दे दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था उनका अपने चॉइस प्लेस पर ही काम कर रहे हैं। अब कोई चेन्नई में काम करता है, बिहार का रहने वाला है, यूपी में काम करता है और केरला का रहने वाला है, वो चाहता था, बहुत दिनों से चाह रहा है कि मेरी पोस्टिंग केरला हो जाए। ठीक है, आपके नियम बहुत सारे हो सकते हैं, मगर अगर कोई एम्प्लॉई डिसग्रंटल्ड है, नहीं काम कर रहा है, उससे बेटर है कि थोड़ा सा रूल आप तोड़कर आप उसको सही जगह पोस्ट कर दीजिए। हम लोगों ने बिल्कुल ड्राइव चलाया कि नहीं, जिसके जो चॉइस है वो वहीं जाके काम करेगा। ठीक है, हमारे पास किसी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कमी हो जाए, ठीक है, वी विल ओवरकम दैट थ्रू रिक्रूटमेंट, मगर ये नहीं कि वो जबरदस्ती उसको रखे हुए हैं वहाँ पर कि हमारे पास शॉर्टेज, हम कैसे भेज दें इसको। तो हम लोगों ने उस पर भी ड्राइव चलाया कि नहीं, एम्प्लॉई का सेटिस्फैक्शन इज आवर प्रायोरिटी। तो हम लोगों ने उसको जो जहाँ डिमांड किया, मेजॉरिटी को हम लोगों ने इफेक्ट किया कि उसको जहाँ चाहे उससे पोस्ट किया। तो उनका मोरल भी हाई होना, तो एक तो प्राइड लेना और एक उनके मोरल को हाई करना, दोनों टू फोल्ड काम हुआ है। और देखते हैं दे आर डूइंग ऑन देयर ओन। ये नहीं कि अब मैं कर रहा हूँ कि हम लोग बोलते हैं तब करते हैं, अपने आप काम कर रहे हैं अपने आप। राइट। सो आपको अपनी क्वालिटी लाने में और एक्सपेंशन में आपका गोल है, एम्बिशियस गोल है और उस पर काम भी हो रहा है। कुछ प्राइमरी चैलेंजेस क्या दिखते हैं? नहीं, चैलेंजेस एक तो मैन पावर है, मैन पावर इज चैलेंज। क्योंकि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 2-3 सालों में रिक्रूटमेंट्स नहीं हुए। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा जिसको हिंदी में कहें बहुत क्लिष्ट प्रोसेस है। अब इससे चैलेंज, अगर आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो इससे चैलेंज, हमारे यहाँ करीब 8,000 करीब पोस्ट खाली थे टिल लास्ट ईयर। हम लोगों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल एक इसके लिए भी ड्राइव चलाएंगे और रिक्रूटमेंट भी करेंगे। लोग रिक्रूटमेंट क्या है कि इससे टाइप ऑफ पीआर एक्सरसाइज ऑल्सो। अगर आप रिक्रूटमेंट करते हैं, अगर 2 लाख लोग अप्लाई करते हैं तो पब्लिसिटी भी होती है ESIC की। तो बिल्कुल उस मैंडेट के साथ हम लोगों ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया कि एक तो पब्लिसिटी भी होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कि पूरे कंट्री में इतना रिक्रूटमेंट हो रहा है, ESIC के बारे में लोग जानेंगे और बेस्ट टैलेंट आएगा, बेस्ट टैलेंट आएगा। दूसरा, हम लोग अब इसी में रिक्रूटमेंट की बात की तो हम बताते हैं, हम लोगों ने एक और डिसीजन लिया कि हम स्पोर्ट्समैन को रिक्रूट करेंगे। और बिल्कुल एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था, बिल्कुल PR एक्सरसाइज था कि हमको लोगों में जाना है। तो हुआ कि नहीं, हमारे पास करीब 170 पोस्ट थे जो हम स्पोर्ट्समैन को रिक्रूट कर सकते थे, पड़े हुए थे खाली, हमने नहीं किया। और इसका कारण
अपने मैंने प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है ना, Okay, तो okay. जनरली होता है कि इजियर थिंग आप जल्दी करते हैं, Okay. डिफिकल्ट प्रोसेस कुछ करते हैं बाद में, बैकडोर बाद में करेंगे, कभी करेंगे। राइट, हम लोगों ने बिल्कुल अभियान चलाकर अभी करीब 140 चुने हुए स्पोर्ट्समैन को रिक्रूट किया है, ओके, और अच्छे टैलेंटेड लोग हैं जो इंडिया रिप्रेजेंट किया हुआ है बैडमिंटन में, क्रिकेट, उसमें फुटबॉल में, वो लोग लिया है हम लोगों ने। अब आप देखिए कि एक तो मैसेज गया लोगों में, जितने अच्छे प्लेयर्स हैं उनके उनमें मैसेज गया, कंपटीशन ट्रायल हुआ उनका मैसेज गया है, और हमारी टीम एक फॉर्म हो रही है। ये अब देखेंगे कि जिस तरह से एयर इंडिया की टीम होती है, हमारी ESIC की टीम होगी जो पार्टिसिपेट करेगी। ओके। तो प्राइड जो हमने कहा ना कि वी हैव टू टेक प्राइड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, सो ESIC का झंडा भी फहरेगा अलग अलग जगह। हम लेके जा रहे हैं। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स से आगे जाएं और हम बोलते हैं ना कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, क्योंकि जितनी बड़ी संस्था होती है उतना उसमें क्वालिटी मेंटेन करना, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, ये सिस्टम्स को सेट इन करना ताकि चीज़ थिंग्स बिकम पर्सन इंडिपेंडेंट। तो ये नहीं हो कि एक बॉस अच्छा है तो काम अच्छा है, बॉस चला गया तो काम खराब हो गया। हाउ आर यू मैनेजिंग कि ये ऐसे सिस्टम्स जाएं कि सिस्टम अपने आप चले? ये थोड़ा सा और मैं इसमें बताऊंगा कि सिस्टम हमारा जो हेल्थ फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी, उसके दो पार्ट हैं हमारे। एक तो हमारे हॉस्पिटल हैं जो डायरेक्टली ESIC चला रहे हैं, ये पूरे कंट्री में 36 हॉस्पिटल ऐसे हैं जी, जो हम लोग चला रहे हैं, मगर रेस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं वह स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। वी आर फंडिंग दैट अमाउंट, और स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, और जितने डिस्पेंसरी स्टेट में है वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। अब फंड फ्लो हमारे यहाँ से जाता है ESIC में, तो सिस्टम अब तक बना हुआ है कि जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसका 7/8 ESIC बियर करेगा, 1/8 स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। अब हर स्टेट के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपनी प्रायोरिटी है। अब ESIC उनके प्रायोरिटी में कहाँ फिट करता है, उनके लिए प्रायोरिटी है रोड सेक्टर डेवलप करना, एनर्जी सेक्टर डेवलप करना। अब रोड उनके ESIC सिस्टम प्रायोरिटी है कि नहीं है, डिपेंड करता है। बहुत सारे स्टेट में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे स्टेट में बहुत डिसमल काम हो रहा है, नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, फंड फ्लो बहुत ठीक नहीं है। हम लोग पैसा भेजते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो बजटिंग में उनके उलझ के रह जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वहाँ के सब। तो अभी हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है, ये भी ESIC 2.0 का पार्ट है जी, कि हर स्टेट में एक सब्सिडियरी कॉरपोरेशन बनेगा जो ESIC का पार्ट रहेगा। ओके, तो हर स्टेट में एक कॉरपोरेशन हुआ। अब पैसा फ्रॉम ESIC will be given to that subsidiary corporation directly, ओके, और कॉरपोरेशन बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करेगा हर स्टेट में। ओके। तो तो मॉनिटरिंग, सब इवैल्यूएशन, कुछ क्वालिटी, corporate- उनका काम। उसका काम हो जाएगा। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होगा अगर वहाँ कॉर्पोरेशन फॉर्म होता है। ऑल दोज कॉर्पोरेशन विल बी हैंडल बाय स्टेट गवर्नमेंट पर्सनल, नो हमारे लोग नहीं रहेंगे। अच्छा, मगर ये कॉर्पोरेट सिस्टम रहेगा कि जिस तरह से ESIC यहाँ कॉर्पोरेशन काम कर रहा है वहाँ काम करेगा। तो हम लोगों ने स्टेप लिया है, इसमें कुछ स्टेट्स का कंकरेंस आ गया है, प्रोसेस में है। तो इस मॉडल के आ जाने के बाद हम लोग फील करते हैं कि और इम्प्रूव करेगा सिस्टम, फील्ड खासकर जो स्टेट गवर्नमेंट जो चला रही है वो सिस्टम इम्प्रूव करेगा। उसमें दिक्कत है, बॉटलनेक्स है हमारे पास में, राइट। और दैट्स एरिया ऑफ चैलेंज फॉर अस। सो आई थिंक कहीं आपने स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ी उनकी ओनरशिप बढ़ाई है, क्योंकि उन्हीं के स्टेट में इफ यू आर पुटिंग अ कॉर्पोरेशन देयर, तो उनको ये नहीं लगता कि इट्स कमिंग फ्रॉम द सेंटर। तो वो जो एक तो फिजिकल डिस्टेंस तो कम हुआ, बट आई थिंक इमोशनल डिस्टेंस एंड ओनरशिप विद दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो बिकम्स क्लोजर। और हम लोगों ने फिर फंडिंग भी कहा है कि फंडिंग जो है 100% देंगे आपको। 7/8 1/8 जो शेयरिंग करता है Okay. वो भी नहीं देंगे आप, 100% फंडिंग हमारा है। यू जस्ट मैन ओके, एंड मैनेज दोज थिंग्स, मैनेज इन अ बेटर वे। तो इसलिए ये सिस्टम ला रहे हैं, ये कॉर्पोरेशन बने वहाँ पर और हैंडल करे चीज़ों को। राइट। सो कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ऑफ इंडिया है, आई थिंक सम एरियाज जहाँ डेवलपमेंट इज़ अ ह्यूज इशू, एंड आई थिंक इंक्लूजन इनटू द मेन स्ट्रीम इज समथिंग दैट एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स। वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स किए हैं आपने? हाँ, नहीं, जैसे एक्सपेंशन की जो मैंने बात की थी जी। कि लास्ट ईयर जुलाई तक हमारे 3 स्टेट्स और 1 UT कवर में हमारा प्रेजेंस ही नहीं था उस समय। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर हमारा प्रेजेंस ही नहीं था, ओके, और अंडमान निकोबार में प्रेजेंस नहीं था। तो ESIC 2.0 में द सेकेंड मैंडेट वाज दिस ऑल्सो, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू ओके, कि हर कंट्री में हर स्टेट्स में हमारा प्रेजेंस होना है। ओके, तो जैसे उसके बाद से मिजोरम में हो गया, नोटिफिकेशन हो गया है, मणिपुर इज अंडर प्रोसेस, और अरुणाचल इज अंडर प्रोसेस, अंडमान में हो गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में आपने बताया, नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंस हमारा कुछ स्टेट में नहीं था, कुछ स्टेट में था भी, तो बहुत वीक प्रेजेंस था। एक डिस्पेंसरी, जैसे नागालैंड में सिर्फ एक डिस्पेंसरी हमारे पास में है। तो ये है, एक तो प्रॉब्लम है उस एरिया में, क्योंकि उस एरिया में उतने यूनिट्स भी नहीं हैं,
ज़्यादा यूनिट्स होंगे तभी तो हमारे एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, हमारा ESIC में कवरेज होगा। राइट। तो कहीं ये भी हो सकता है कि जो आप कह रहे थे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप पहले हेल्थ बेनिफिट्स देंगे, सो वहाँ पर अगर यूनिट्स कम है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा है, तो शायद आप हेल्थ बेनिफिट से ही शुरू करें। दिस कैन ऑल्सो बी अ प्लान। कर सकते हैं, मगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोगों को हेल्थ बेनिफिट देना ये हमारा मेन एम नहीं है। ओके। मेन तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर करना है। जी। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए जो हम हॉस्पिटल्स क्रिएट करेंगे उसके थ्रू हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देंगे। दैट्स द मेन प्लान। तो प्लान वो है, तो पहले हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्रिएट कर रहे हैं और फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर को ला रहे हैं। जैसे दिल्ली में हमारे फैसिलिटी बहुत सारी है, तो दिल्ली में हम लोग 15 अगस्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वर्कर के लिए स्टार्ट करें। जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर जी, तो कुछ पॉकेट्स में लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। जैसे हम लोग इस टारगेट रख रहे हैं कि न्यू मोती बाग उस साइड के एरिया में जितने डोमेस्टिक वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए हेल्थ बेनिफिट के लिए स्कीम, कंट्रीब्यूटरी स्कीम होगा। हो सकता है उसके जो ओनर हैं, एम्प्लॉयर हैं, वो लोग पे करें, एम्प्लॉय पे करें, पर इट विल बी कंट्रीब्यूटरी स्कीम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो इसकी कंप्लायंस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप कैसे देखेंगे? नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो बिल्कुल वॉलंटरी होगा। It's voluntary. It's a voluntary. So because normally employers will feel कि एक बारी I take the scheme, then do I come under monitoring, evaluation? नहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हेल्थ बेनिफिट देना बिल्कुल ऑप्शनल स्कीम है। Okay. उनको लगता है कि बेनिफिट हमारे यहाँ मिलेगा, हमारे फैसिलिटी में आपको फ़ायदा है, तो आप ले लीजिए। That's really wonderful. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जैसे पायलट स्कीम, क्योंकि इसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके जाता है। डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कोई एक सिस्टम रजिस्टर नहीं है जी, कोई सिस्टम नहीं है, तो हम लोग इसको जस्ट पायलट स्टार्ट करके देख रहे हैं कि इसमें क्या रिस्पॉन्स है। राइट। सो एम्प्लॉयर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट 10 पीपल अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से 15 हो गए तो आई विल नीड टू बी कवर्ड बाय ESIC, राइट। किसी कारणवश अगर बिजनेस गिर गया, बाकी 4 एम्प्लॉयज रह गए, तो वन कैन नॉट एग्जिट द स्कीम, राइट। सो वन हैज़ टू कॉन्स्टेंटली बी इन द स्कीम। नहीं, इसका निकलने का सिस्टम है, मतलब एग्जिट करने का प्रोसीजर है। ओके। मगर है डिफिकल्टी तो है। जैसे अभी इसका दूसरा एक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग वेज सीलिंग है 15,000 जी, 15,000 सैलरी के नीचे के लोगों ही कवर करते हैं। सपोज किसी की सैलरी 16,000 हो गई तो क्या होगा? उसको कंपल्सरीली एग्जिट करना पड़ेगा उस सिस्टम से। okay. उसके सारे ट्रीटमेंट्स हो रहे होंगे, मगर जैसे ही आपकी सैलरी 16,000 हो गई आपको एग्जिट करना पड़ेगा। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं अभी कि कैसे उसको सीलिंग को क्योंकि प्रोविडेंट फंड तो फिर उसके बाद प्रोविडेंट वॉलंटरी फंड हो तो सकता है, यू कैन रिमेन, योर प्रोविडेंट फंड कैन रिमेन, बट ESIC का बेनिफिट चला जाता है। बेनिफिट चला जाता है। तो इस पर हम लोग काम कर, दोनों सिस्टम पर काम कर रहे हैं, कैसे होगा इसके लिए। सो आर यू थिंकिंग कि मे बी 15 के बाद उसके बाद जो बेनिफिट्स है वो वॉलंटरी रहे? नहीं, अभी हम लोग क्योंकि ये 15,000 का सीलिंग 2010 में फिक्स हुआ है, अभी सीलिंग बढ़ाएंगे तो हो सकता है सीलिंग बढ़ाएं। अभी इस पर अभी तो ये तो बिल्कुल कॉर्पोरेशन की डिस्कशन की बात है, तो हो सकता है सीलिंग बढ़ाएं, हो सकता है ऑप्शनल करें, दोनों पर बात हो रही है अभी। राइट। मैं फाइनली बता सकता हूँ क्योंकि अभी डिस्कशन ही चल रहा है, ये अंडर प्रोसेस है। क्योंकि देखिए मुद्दा तो बहुत सिंपल है कि आज मुझे 15,000 मिल रहे हैं और कल मेरी 16,000 हो जाए, मेरा आर्थिक स्थिति तो बराबर वही रही, मगर मेरे को एक ह्यूज कवरेज फिर मुझे मिलना बंद हो जाएगी। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ भी आप सीलिंग लगाइए, वो आई थिंक वो सडन ड्रॉप और सडन रिमूवल ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी, आई थिंक उसकी चिंता तो रहेगी। इस पर काम हो रहा है। हाँ जी। Deepak ji, you did your engineering from IIT Delhi, then you did your masters also in management, again in from IIT, absolutely. So very eminently qualified to enter the corporate sector. You know, you had the best credentials, or in I think 1984, the plum job could be yours, and you went and sat for the civil services exam. Brilliantly, you cleared it in the first attempt. Congratulations. What made you ditch a very lucrative private sector for the IAS? इसका बहुत ही फ्रैंक आंसर होगा कि उस समय घर में पेरेंट्स की इच्छा थी कि इस सर्विस में आए, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड के थे और फादर हमारे गवर्नमेंट सर्विस में बिहार में काम कर रहे थे। तो इच्छा थी कि बेटा है इसमें कलेक्टर बने और SDM बने। तो प्राइम तो वही था कि घर में इच्छा थी कि एक बार कोशिश करनी चाहिए इसमें और इस एग्ज़ाम में आना चाहिए। मगर दूसरा भी एक इम्पॉर्टेंट था जो मेरे मन में था जी, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा इस चीज़ को, कलेक्टर को देखते थे कैसे काम हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी में कैसे काम हो रहा है। तो मन में इच्छा थी कि अगर हम कहीं मौका मिले तो एक बार जाके देखें कैसे हम लोग हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं जाकर उस काम को।
और क्या हम उससे बेटर काम कर सकते हैं जो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मन में इच्छा थी, तो इस दोनों कारणों से इस IAS में रुझान हुआ और एग्ज़ाम दिया, और किस्मत ऊपर वाले की कृपा थी कि हम लोग आ गए इसमें जी। मगर आने के बाद अफसोस नहीं हुआ है। आने के बाद लगा कि नहीं, बहुत इट वाज ए वेरी राइट डिसीजन, क्योंकि आके जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पब्लिक के लिए, जितना कंट्रीब्यूट आप गरीबों के लिए कर सकते हैं, शायद आज के समय में किसी और सर्विस में नहीं हो सकता है। जो आपका पेयर ग्रुप, आपके फ्रेंड्स, दे मस्ट बी इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस नेशनली, इंटरनेशनली दे आर वर्किंग इन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज आल्सो आउटसाइड। यस, मगर ये है, सेटिस्फैक्शन है इस सर्विस में आने के बाद से। राइट। जब भी हम किसी IAS अफसर से बात करते हैं तो आई थिंक उनके मन में जब वो अपनी DM की पोस्टिंग के बारे में सोचते तो एक वो दे गो बैक इन टाइम, और एक प्राइड भी आता है, बिकॉज आई थिंक दैट्स समवेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टिंग। यू आर इन टच विद द ग्रास रूट, यू आर एक्चुअली वर्किंग एंड यू कैन डू समथिंग। आप लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क ला सकते हैं। तो अपने कुछ DM एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे? देखिए, मैं बिहार काडर का ऑफिसर हूँ। बिहार में करीब 9 जिलों में मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो काम है, द बेस्ट पार्ट ऑफ IAS जॉब, क्योंकि और पोस्ट में और मेजॉरिटी ऑफ द पोस्ट में आप प्लानिंग स्टेज में रहते हैं, आप प्लान करते हैं चीज़ों को। DM स्टेज में आप DM के पोस्ट पर आप एक्चुअल इम्प्लीमेंट करते हैं, फील्ड में जाके देखते हैं क्या होता है। और उस समय अगर आपके मन में कोई चीज़ लगता है कि ये काम किसी गांव में होना चाहिए, तो आप करा सकते हैं, उस गांव में जाके उस काम को करा सकते हैं और काम होते हुए देख सकते हैं आप। अगर आपने कहा कि इस जगह पर एक ड्रेन बनना चाहिए, तो आपने आज ऑर्डर किया, तो आप 3 महीने बाद आके देख सकते हैं कि ड्रेन बना है। ये सेक्रेटरी बन के और किसी जगह पर शायद आप वो नहीं देख सकेंगे, क्योंकि आप प्लान करेंगे वहाँ पर। मगर एक एस्पेक्ट जो DMशिप का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो गांव में जाने का। अब मुझे याद है, अभी भी हम लोग ने एक सिस्टम बनाया था कि गांव में हम लोग जाते थे, तो सबसे जो पुअरेस्ट टोला है, जिस टोला बोलते हैं बिहार में, उसको टोला बोलते हैं, या जो छोटा जो क्लस्टर है, तो सबसे पुअरेस्ट जो एरिया है वहाँ जाएंगे। बिल्कुल मेरा सिस्टम था एटलीस्ट। तो हम लोग वहाँ जाते थे, इंटेंशनली वहाँ बैठेंगे। मतलब तो चलो खाट मंगाओ, उसी घर से खाट आया, नीचे या चादर बिछाया गया, सब लोग बैठे हुए पर हमारे सारे ऑफिसर पीछे बैठे हुए हैं। इंटेंशनली हम लोग पानी पीते थे वहाँ का, पानी मंगा कर, जस्ट टू शो एक कॉमरेडरी बढ़े आपसे, कनेक्शन के लिए। तो हम लोग बैठ के वहाँ पर घर में पानी पिया, लोग चाय भी पिला रहे हैं। और तब जब आप बात करना शुरू करते थे तो बिल्कुल पर्सनल बातें बताते थे, मतलब पर्सनल, कि जैसे हम बीमार पड़े हैं, तुमको कितनी दिक्कतें हुई यहाँ पर। अगर अब ऐसे है जो कलेक्टर जाके पूछिएगा तो लगेगा बाहर साहब आए हैं, क्या बताना है इनको। वो दीवार तो बनी रहेगी ना बीच में। तो इस चीज़ को ख़त्म करने की हम लोगों ने बहुत कोशिश की सिस्टम की, कि जाके आप गाँव में जाइए, बात कीजिए, और कुछ चीज़ों को हम लोग वहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करते थे, जस्ट टू डेवलप दैट कॉमरेडरी ऑल्सो। जैसे अब उसका बच्चा पढ़ रहा है, वो खाली पैर घूम रहा है, अब हवाई चप्पल उसमें 10 रुपये 12 रुपये की आती थी, तुरंत देन एंड देयर कोई भी अपने पॉकेट से दिया या किसी ने दिया, एक हवाई चप्पल उसको पैसे दे दिया, भाई तुम हवाई चप्पल कल खरीदोगे, लोगे। अब ये बहुत छोटा सी चीज़ है, मगर क्या मैसेज आएगा लोगों में। तो हम लोगों ने वो कोशिश किया था, वो एक्सपेरिमेंट की, आप गाँव में जाइए, बैठिए और उनकी बात को सुनिए और हैंडल कीजिए। वो अभी भी मुझे याद है कि हम लोगों ने किया, और हर जिलों में इस चीज़ को लोगों ने प्रेज भी किया, और इसका फिर एग्जाम्पल भी बना बाद में कि इसको करना है। सो कुछ इंस्टेंसेस चेक करेंगे जब आपको कोई मूविंग घटना, कि जब आप DM थे और कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई और इजीली हुई, एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें मतलब जिसमें ख़राब भी एक्सपीरियंस है, अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं। अब जैसे मैं बताऊंगा कि मैं SDM था, उस समय फर्स्ट पोस्टिंग थी हम लोगों की पटना जिला का एक सब डिवीज़न था बाढ़, और उस समय वो क्रिमिनल एरिया, बाढ़ का जो एक जोग्राफिकल लोकेशन है जी, कि वो बिल्कुल नदी से घिरा हुआ है, और उसके बाद एक एरिया है जहाँ वाटर लॉगिंग दिन रहती है, पूरे 6-7 महीने वाटर लॉगिंग रहती है पूरे एरिया में, तो उसको टाल एरिया बोलते हैं। उस एरिया में उस समय क्रिमिनल्स, बहुत सारे नॉन क्रिमिनल्स लोग रहते थे। अब मुझे याद है कि हम लोगों ने एक दिन प्लान किया, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला था, तो अपने DSP के साथ में कि एक क्रिमिनल है, बहुत है, उसके यहाँ रेड करना है। करीब 2 या 3 बजे का समय रहा होगा सुबह का। हम लोग गए हैं, पूरे गांव को हम लोगों ने घेर लिया है, और हम लोग बैठे हुए हैं जस्ट वेटिंग फॉर द सनराइज, कि थोड़ा सा सनराइज होगा, देन वी विल एंटर द हाउसेस और करेंगे। जो क्रिमिनल है, दैट वेरी पर्सन अनफॉर्चुनेटली वह
बाहर आता है और जा रहा है बस उसमें, उसने देख लिया कि कुछ लोग छिपे हुए हैं यहाँ पर और फायरिंग शुरू हुई। अब आप समझ सकते हैं मेरा पुलिस का एक्सपीरियंस नहीं था और वी ऑलमोस्ट मतलब वी कुड हैव डाइड देयर, क्योंकि वो फायर ऊपर में पोजीशन था घर पर, हम लोग नीचे थे, फायरिंग हो रही, तो फायरिंग हो रही थी। समहाउ वी मैनेज, मगर फोर्स इतना था कि लोग डर से भागा है, फिर भागा वो लोग, गांव छोड़ के भागा, तो हम लोगों ने फॉलो किया। तो वो एक्सपीरियंस है, मैं जो फर्स्ट पोस्टिंग का एक्सपीरियंस था मैं अभी भी नहीं भूलता हूँ कि इट वाज ए करेजियस स्टेप और हम लोगों ने लिया भी था, मगर वो एक्सपीरियंस भी होता है इस फील्ड में। तो आईएएस इज नॉट ऑलवेज दैट, आई नो वी कीप थिंकिंग इट्स पर्सन ऑफिसर सिटिंग एंड पुशिंग फाइल्स, पुशिंग पेपर्स, मीटिंग पीपल। एक एस्पेक्ट ये भी है कि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज में फेस करते हैं जब आपका पर्सनली आप पर अटैक होता है, आप कहीं पर स्टूडेंट एजिटेशन हो रहा है तो दे टारगेट यू, क्योंकि यू आर द टॉप मोस्ट ऑफिसर देयर, और उनको लगता है कि आपने इनको कुछ कर दिया तो इट विल गिव ए मैसेज, तो यू आर बीइंग टारगेटेड। तो वो डिफिकल्ट टाइम होता है जिसमें आप करते हैं। और कभी कभी जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है एंड देयर आर द स्टूडेंट्स और अ मॉब एंड देयर इज द पुलिस, सो कभी कभी तो दे लुक फॉर अ न्यूट्रल इंटरमीडियरी, बिल्कुल, व्हिच इज यू, व्हिच इज ओवर देयर। तो ये तो डिफिकल्ट एस्पेक्ट है, पर पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि अगर आप काम के साथ साथ सपोज अगर आप स्टूडेंट के कल्चरल साइड को भी प्रमोट करते हैं, मतलब अगर आपसे कल्चरल कंपटीशन कराते हैं, छोटा सा सब डिवीज़न आपका है, आप कहते हैं कि नहीं हम सारे स्टूडेंट का इंटर कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल कराएंगे। अब कोई ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं आता है उसमें, मगर आप जब आप वो स्टूडेंट के बीच में जाते हैं और कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है या स्पोर्ट्स फेस्टिवल आप कराते हैं तो उसका अलग मज़ा है। आप देखिएगा कि आपके आगे पीछे लोग, वही स्टूडेंट जो एजुटेशन के समय आपके अगेंस्ट रहते हैं, आपके साथ रहेंगे, आपको वाहवाही देंगे। तो प्लस एस्पेक्ट भी है कि बहुत सारा चीज़ आप ऐसा कर सकते हैं, इनोवेटिव काम कर सकते हैं, जिससे कि आपका बहुत अच्छा लहजन बढ़ता है लोगों के साथ में। राइट। दीपक जी, निजी स्तर पे हम करेज की बात करते हैं और कहीं कहीं पर्टिकुलरली जब हम किसी सरकारी जॉब में आ जाते हैं और वो भी जहाँ पर पावर है आपके पास और एक इतनी बड़ी रूल बुक है जो बताती है ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, तो हम रूल्स जो हमारे लिए बनते हैं हम उनके बन के रह जाते हैं। आपने शुरुआत में कार्यक्रम में बात की कि आपने बोला कि थोड़ा सा अगर मैं रूल को यहाँ बेंड करके इन इफ आई डू दिस एंड आई गिव अ होम पोस्टिंग, हाउ कैन आई इंक्रीज मोटिवेशन, तो कहीं दिस रिक्वायर्स आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ करेज टू से आई नीड टू चेंज द रूल इफ इट्स नॉट वर्किंग। ये जो इंटर्न और कहीं कहीं हम सिस्टम में जाते हैं और सिस्टम का विक्टिम बन के उसी में फिर कहते हैं चलो अपना काम खत्म करो, नौकरी खत्म हुई, रिटायरमेंट हुई, चले गए। ये जो करेज आती है, द करेज ऑफ कन्विक्शन टू मेक द चेंज, ये कहाँ से आती है? ये तो बिल्कुल पर्सनल रहता है, क्योंकि इसी सिस्टम में आप अगर आपका भी इंटरेक्शन बहुतों से होगा, इसी सिस्टम में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो आपने कहा कि बिल्कुल रूल से बंधे हुए हैं, रूल से बंधे रहते, सब लोग बंधे रहते हैं, मगर उसी बंधे रहने में भी आपको क्रिएटिविटी है आपके पास में, आप कुछ कर सकते हैं तो है, मगर पर्सनल कन्विक्शन होना ज़रूरी है। और जिसमें भी, जिस ऑफिसर में भी, जिस हमारे जूनियर सब सीनियर जिस ऑफिसर में भी मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस 30 मोर देन 30 ईयर्स का है, कि जिसमें भी ये कन्विक्शन है उसने ही हैज़ डन वंडर्स, ऐसा काम किया है कि जो मतलब अनइमेजिनेबल है विद इन द प्रेजेंट सिस्टम, पर किया है उसने, बहुत अच्छा काम किया है लोगों ने। तो ये तो पर्सनल है बिल्कुल, मतलब पर्सनल आपके इनर फीलिंग आएगी तभी आप कर सकते हैं। सो आपको पर्सनली निजी स्तर पे क्या मोटिवेट करता है? नहीं, मुझे जैसा मैंने शुरू में कहा था कि शुरू से मेरे में था कि कुछ करना है, अगर चांस मिले अगर आईएएस में आने का तो मैं कुछ करूँगा। तो बाई चांस आपका शुरू से जब ट्रेंड बन जाता है तो सिस्टम में भी लोग आपको पहचानने लगते हैं कि भाई नहीं ये ऑफिसर हैं, इसको अगर कोई काम के लिए करेंगे तो ही विल डू दैट वर्क। तो मुझे लगता है कि उसके बाद से वो डेवलप कर गया। तो जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ हमने कोशिश किया है कि कुछ करके दिखाएं, क्योंकि ये मौका, मैं फिर से बताऊँगा कि अगर हम डीएम हैं और हमारी पोस्टिंग किसी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, तो अगर हम चाहते हैं नहीं काम करना और चाहते हैं कि हम निकल जाएं यहाँ से, तो बहुत आसान है। आप जो पॉलिटिकल सिस्टम के जो लोग हैं वहाँ पर, या जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनसे आप ठीक से बात नहीं कीजिए, उनको भगा दीजिए चैम्बर से, उनके कोई काम नहीं कीजिए, लड़ाई कर लीजिए, आप 2 दिन में ट्रांसफ़र हो जाइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मौका मिला है कि हम कुछ करें, जिला के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, लोगों के लिए काम करें, तो आपका बिहेवियरल सिस्टम अंदर से कन्विक्शन होना चाहिए। आप ठीक है, आप गलत काम नहीं करें किसी की, मगर लोगों से बात करें, लोगों से बिहेवियर ठीक रखें
और कुछ करके दिखाएं। तो दो एस्पेक्ट है डीएमशिप का। अगर आप चाहते हैं कि नहीं काम करना तो कर सकते हो, आप रहोगे 3 महीना 4 महीना रहोगे बिना काम किए चले जाओगे, और चाहते हो काम करना तो काम भी कर सकते हो। और लोगों ने बहुत काम किया है, नॉट ओनली मतलब मैं अपनी बात में बोझ नहीं करता हूँ, मैं बाकी बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने डीएम में इतना अच्छा काम किया है, लोग अभी भी याद रखते हैं और रिटायर कर गए हैं। मैं एक तो मैंने अभी भी मतलब मुझे याद है कि एक रिटायर करके यहाँ ऑफिसर हैं, वो चले भी आए हैं, मगर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में अभी भी लोग उनको याद रखता है क्योंकि वो कहीं जीवन को छू गए ना, लोगों के जीवन को छू गए, उन्होंने काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है, अभी भी लोग याद रखते हैं जी। जब किसी को अथॉरिटी मिलती है और गवर्नमेंट सैंक्शन मिलती है, पावर मिलती है, तो वो इंसान एक ऐसी स्थिति में होता है जो वो बहुत सारे काम कर सकता है और करवा भी सकता है। ऐसे इंसान को विच इज़ नॉर्मली एन IAS ऑफिसर, पुल्स एंड प्रेशर्स पॉलिटिकल एंड अदरवाइज बहुत आते हैं। सो हाउ डज वन सिटिंग इन दैट पोजीशन हैंडल प्रेशर? नहीं, प्रेशर तो आता है, इसमें इसको तो डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आप सिस्टम में हैं, मगर आप जो प्रेशर डाल रहे हैं उनके व्यू पॉइंट से भी देखिए। कोई अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अपने घर में मॉर्निंग में बैठता है तो उसके चारों तरफ लोग घिरे रहते हैं, उनके कंस्टिट्यूंसी के लोग। कोई कहेगा मेरा ट्रांसफ़र करा दीजिए, कोई कहेगा मेरा रोड बनवा दीजिए, मुझे हेल्थ करा दीजिए, हॉस्पिटल का। अब वह आदमी, वो जो हमारा प्रतिनिधि है राजनीति में, उस आदमी की मजबूरी कितनी है? अगर वो एक फ़ोन कर रहा है कि भाई दीपक जी इनका काम आप करा दीजिए, इनका है, तो आप उनके साइड सोचिए कि वो कितने प्रेशर में फ़ोन कर रहा है। अगर आप जिस समय रियलाइज़ कर लेंगे कि वो अंडर प्रेशर है, फ़ोन कर रहे हैं, तो आप कम से कम पोलाइटली बता दीजिए फ़ोन पर कि नहीं सर आप भेज दीजिए, मैं इनकी बात सुनूंगा, अगर सही होगा तो मैं कर दूंगा। नहीं, इतना ही काफ़ी है। सो एम्पैथी, ब्यूटीफुल। मगर अगर आप उनको बोल दीजिए फ़ोन पर कि नहीं सर ये काम तो नहीं हो सकता, आप बेकार सुन रहे हैं इनकी बात को, तो उनको भी हर्ट करेगा और अगल बगल वाले लोगों को भी हर्ट करेगा कि क्या है। तो यही है कि आप अगर उनके प्रेशर जो डाल रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए जी। कि वो प्रेशर डाल रहे हैं, आप गलत काम नहीं कीजिए, मगर उनके व्यू पॉइंट सोचिएगा तो आप रिएक्ट उस तरह से नहीं करेंगे, आप ठीक से बात करेंगे और ठीक से हैंडल करेंगे चीज़ों को। मतलब वो बायस भी नहीं रखिए, ओपननेस रखिए। हाँ, ओपननेस के साथ काम कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल राइट। जब आपने IAS क्लियर किया तो सबसे पहले किसको खबर दी है? फादर को। क्या बोला उनके, कुछ शेयर करेंगे? उस समय एक तो पहली बात कि वहाँ फ़ोन नहीं होता था, उस समय सिस्टम नहीं था जी। हम लोग 84 में 83 में एग्ज़ाम था किए थे, तो टेलीफोन तो पता कैसे लगा? टेलीफोन तो पहले अखबार से पता लगा। हाँ, टेलीफोन तो लगता ही नहीं था। अच्छा। तो इसमें टेलीग्राम का सिस्टम था। अच्छा। तो हम लोगों ने टेलीग्राम किया था। आपको अखबार से पता लगा? नहीं, हम लोग दिल्ली में पोस्टेड थे, तो यहाँ तो UPSC में रिजल्ट आया तो हम लोग जाके देख लिया। अच्छा, फिजिकली जाके देखा जी। नहीं, मगर मेरे फादर बिहार में भी बहुत इंटीरियर में पोस्टेड थे उस समय में, तो टेलीग्राम हम लोगों ने किया यहाँ से कि हो गया है। फ़ोन तो लगने का क्वेश्चन नहीं, उस समय तो बिल्कुल वो घुमा के लाइटनिंग कॉल कर फ़ोन नहीं लगता था। मगर नेक्स्ट डे वहाँ के पेपर्स में उनको दिख गया, तब टेलीग्राम जाने से पहले ही। अच्छा। तो मेरी मदर बताती थी कि वो फिर पेपर लड़ाते हुए कॉलोनी में घूम रहे थे, मेरा बेटा हो गया, मगर बात नहीं हो पाई। 3-4 दिन बाद बात हुई थी, हम लोग कन्वे सिर्फ इस तरह से हुआ तो बाद में पता लगा किस तरह से पता लगा उनको। वंडरफुल। और पहली पोस्टिंग कहाँ थी? पहली पोस्टिंग बाढ़ में थी मेरी। बाढ़ एक सब डिवीज़न है हमारा पटना डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ पर मैं SDM था वहाँ पर। आप में देयर इज अ नेचुरल एम्पैथी to understand people, their issues, their problems. There's a natural drive to make a difference. बहुत ऑप्टिमिज्म है। तो अपने आप को आप पुल्स हैं, प्रेशर्स हैं, काम है और चेंज लाने की चाह है, तो बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाते होंगे, फिर भी आप अपने आप को एकत्रित करके एंड यू लुक लाइक अ वेरी सेंटर्ड पर्सन, यू नो, तो क्या करते हैं इसके लिए? नहीं, फिटनेस तो जरूरी है, बताओ अपने मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और मैं उस पर बहुत ध्यान देता हूँ। मतलब ठीक है, कुछ लोग कहते होंगे कि भाई ये शाम में बैडमिंटन खेलते हैं और ये करते हैं, मगर मेरा हैबिट है कि फिजिकल फिटनेस, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। अगर आप बीमार हैं तो आप कैसे डिलीवर कीजिएगा? तो ये शुरू से ही, मतलब पहले स्टूडेंट लाइफ से भी और अभी भी मेरा हैबिट है कि स्पोर्ट्स इज़ माई हॉबी। मैं स्पोर्ट्स में यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हूँ, बैडमिंटन में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, सब में रिप्रेजेंट किया हूँ। बिलियर्ड्स में चैंपियन भी रहा था मैं यहाँ पर। तो हॉबी अभी भी मेंटेन करता हूँ। मैं शाम में जब भी टाइम मिलेगा तो मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ और अच्छे प्लेयर के साथ खेलता हूँ। अभी भी ये नहीं कि मैं ऑफिसर्स वाली बात नहीं है, बिल्कुल टॉप के जो प्लेयर्स होंगे उनके साथ मैं खेलता हूँ। और हराना अच्छा लगता है लोगों को? हमेशा अच्छा लगता है स्पोर्ट्स में। तो वो अभी भी मेरी हॉबी रही है और मैं प्रमोट करता हूँ इस चीज़ को।
तो फिजिकल फिटनेस तो चाहिए और मेंटल फिटनेस ऑब्वियसली और बहुत ज़रूरी है। वो तो ये दोनों फिटनेस बहुत ज़रूरी है, अगर आप डिलीवर करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। इतने साल हो गए आईएएस में, अलग पुल्स, प्रेशर्स, जॉब्स, जॉब प्रोफाइल्स, कैसे कैसे लोगों के साथ काम किया आपने, और एक यंग आईएएस ऑफिसर, एक हर एक साल एक बैच आता है, दे आर गेटिंग ट्रेन, पीपल गिव द एग्ज़ाम, लाखों की तादाद में होते हैं और कुछ क्रीम सेलेक्ट होके कम इनटू दिस प्राइज ऑर्गेनाइजेशन। आप उनसे कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ लाइफ की लर्निंग एज अ यंग ऑफिसर? हम लोगों को कोशिश करना चाहिए तब लोगों के बीच जाने का, मतलब यू शुड नॉट बी बाउंड बाय द ऑफिस एंड द रूल बुक। आप जाइए, फील्ड में जाइए, लोगों के बीच जाके बात कीजिए और उनकी बात को समझिए, आप क्या चाहते हैं, और तब आप प्लान कीजिए कि क्या करना है। मतलब एक घर बैठ के कागजी काम नहीं होना चाहिए, मतलब आपको जाके देखना पड़ेगा फील्ड में क्या क्या डिमांड है। अब जैसे बिहार में ही राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट स्टार्ट हुआ, मैं उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, हम लोगों ने इनिशिएट किया था। उस एक्ट में सर्विसेज देने के लिए एक टाइम लिमिट रखा था हम लोगों ने कि जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना है 3 दिन में करना होगा, 6 दिन में करना होगा, नहीं अदरवाइज यू विल बी फाइंड। ये एक्ट आया उस समय में, ये बेसिकली फील्ड के एक्सपीरियंस पर आया था। उसमें फील्ड में जो लोग जाते थे फील्ड में, तो लोगों का था कि कोई काम नहीं होता है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, कब बनेगा नहीं बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको पता लगता है कि लोगों की ग्रीवांस क्या है और कैसे हैंडल करना है, और बिल्कुल उस पर ध्यान रखना चाहिए। किसी भी अफसर को ध्यान रखना पड़ेगा कि डिमांड क्या है, और वो सेंसिटिविटी पूरी उम्र रहती है, बिल्कुल। और फिर आप जितना ऊंचा जाते हैं, जो पॉलिसीज में आप सेंसिटिविटी ला सकते हैं, उसी एक्सपीरियंस की फिर आप लेके आते हैं। वंडरफुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। दीपक जी, थैंक यू सो मच हमारे कार्यक्रम में आए, एंड आई थिंक you shared not only how to keep the spirit alive, but to keep it alive with centeredness, peace, and saying this is my system, I need to make the system work and be creative within it. Wish you all the best in your tenure here at ESIC, and of course in everything that you do. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, madam. Thank you.